हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि 2016 में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी ही कंप्लीट करेंगे, बाकी अगला लेक्चर में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सीरीज भी हम लोग लाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पूरा PDF इनिशिएटिव अपलोड हो जाता है। इतना समझ आ गया तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 2016 में जितना भी हिस्ट्री जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। अगर कोई भी ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, कोई भी ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है, हर एक सिंगल पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से 2016 में पूछे गए थे। यहाँ पे क्लाइमेट टाइप का जो है कोड किए गए हैं। इस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोपेन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो जो कोपेन क्लासिफिकेशन हुआ है उन्होंने क्या किया, कुछ शॉर्ट लेटर दिए हुए हैं, है ना, जैसे कि AW, AF, CS, है ना, इन सब का डिफरेंट मीनिंग होता है, उसको अभी हम लोग कवर करेंगे। और इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन किए हैं, जो कि ये जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जो 1900 में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिए। और ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड थे 3 पार्ट में। एक पार्ट जो है टेम्परेचर, इसमें बेस्ड थे। दूसरा पार्ट जो है प्रेसिपिटेशन है और तीसरा पार्ट जो है वेजिटेशन। क्योंकि पूरा अर्थ को वहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो कुछ बेस तो होना चाहिए। तो इन्होंने बेस बनाया टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और हो गया एक हो गया वेजिटेशन, कि जिस जगह में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन मिलेगा उस एरिया को अलग कोट किए हैं, जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा मिल रहा है उस एरिया को अलग कोट किए हैं। तो इसी के बेस में जो है आंसर बताना है। एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपने लेवल में ट्राई करना कि आंसर तक पहुँच पा रहे हो या फिर एक्यूरेट के साथ जो है आंसर टिक मार्क कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो चलो एक बार क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इसका शॉर्ट लेटर है इसका मीनिंग को समझते हैं, है ना, फिर जो मेजर एरिया है उस जो है ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। देखो, जैसे कि A है तो A का मतलब होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, B का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट। अब इतना तो समझ आ जाएगा कि कैसे इसको याद रखोगे एरिया को। अगर वर्ल्ड मैप है, मैप के बारे में अगर थोड़ा लोकेशन पता है तो हमें ये पता है कि B का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट। अब मैं बोलूँ कि ड्राई क्लाइमेट का जो है ये 4 जो है कंट्री का नाम देता हूँ तो इसको बता पाओगे? कैसे बता पाओगे? इजीली बता लोगे कि हमें ये देखना है कि ड्राई एरिया कहाँ पे मिल सकता है। डिजर्ट एरिया हो गया, है ना, तो डिजर्ट एरिया में कहाँ है, थार डिजर्ट हो गया, है ना। इस तरीके से हम जो है कवर कर सकते हैं। जैसे कि C को क्या कोड करते हैं, टेम्परेट, वार्म टेम्परेट हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। तो वार्म टेम्परेट इंडिया आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। मान लो अगर मैं लोकेशन दे दूँ फिनलैंड का, अब फिनलैंड तो कोल्ड एरिया है ना, तो उसको जो है कोड नहीं कर पाओगे। हमें बताना है टेम्परेट। तो टेम्परेट रीजन में कौन कौन आता है बस उसका नाम याद रखना है जो है, और जो क्वेश्चन पूछे गए अभी उसका आंसर हाथ में है, आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसमें जो बेसिक और इसका जो सब टाइप किए गए हैं, जैसे कि AF हो गया, इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। AM हो गया, इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल मानसून, है ना। अब देखो AM है, AM से रिलेटेड अगर मैं पूछूंगा तो ट्रॉपिकल मानसून होता है, इतना पता है। अब ट्रॉपिकल मानसून इंडिया में किस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वेस्टर्न कोस्ट में मिलता है ना। तो ऐसे यहाँ पे लॉजिक लगाना है। क्लियर है? तो जैसे कि B हो गया तो BW इसका सब टाइप है, BS है। तो इस तरीके से जो है ये अपने को पता होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कोपेन क्लासिफिकेशन, और उसी के बेस में आंसर है ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो AW यहाँ पे लिखा गया है, तो AW का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होता है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट क्या है, एक डिसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। अमेजन फॉरेस्ट है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलता है। तो AW का मतलब जो है 3 है, तो A का कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो D ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। फिर AF क्या होता है, AF का मतलब, तो जो AF है इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखो इस ऑप्शन को देखो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, वो मिलेगा वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका। यहाँ पे ट्रॉपिकल जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे C ऑप्शन है कि CS का मतलब होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, या फिर इसको ड्राई समर या फिर वेट विंटर, इस तरीके से भी हम लोग इसको जाने जाते हैं, है ना। इसको पढ़ने का अच्छा तरीका है कि जो टेबल दिया हुआ है उसको थोड़ा एक बार कवर कर लेना।
तो सी का जो सी एस है इसका मतलब होता है सेंट्रल कैलिफोर्निया, है ना, यहाँ सी ए रिलेट करता है, ये बता रहा हूँ। क्लियर है। फिर जो ए एम है, ए एम का मतलब होता है ट्रॉपिकल मानसून। तो ट्रॉपिकल मानसून कहाँ देखने को मिलता है? इंडियन में देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। तो इस रेस्पेक्ट से जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। कोपेन क्लासिफिकेशन, और ये अगर जो है कोड अगर याद है तो कोड याद है तो इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये तो टेलीग्राम चैनल में अपलोड ही हो ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी सैलिनिटी का जो स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसको बताना है। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो। तो देखो जो सी सैलिनिटी है, सैलिनिटी का मतलब ये होता है कि ओशन में कितना सैलिनिटी है, कितना साल्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं सी सैलिनिटी। और जो एवरेज सैलिनिटी यहाँ पे होना चाहिए वो होना चाहिए 35 पार्ट्स पर 1000। क्लियर है। 1000 है कि मिलियन है? 1000 है कि 35% पार्ट्स पर 1000 यहाँ पे होना चाहिए, जो है एवरेज होता है। इसका मतलब ये है कि 1 kg है ना, 1 kg अगर बात करोगे जो सी वाटर है उसमें अगर 35 ग्राम अगर साल्ट है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सी सैलिनिटी जो है एवरेज है। ठीक है, 35% जो वाटर जो 1 किलो है उसमें डिजॉल्व होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सी सैलिनिटी, और एवरेज इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट कि द ओशन सैलिनिटी डिपेंड ऑन इवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। बताओ तो सही है क्या? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा ओशियन में पानी आएगा। ओशियन में पानी रहेगा तो जितना ज़्यादा इवोपरेशन होगा उतना ज़्यादा अपने को सैलिनिटी देखने को मिलेगा। जहाँ पे ज़्यादा इवोपरेशन होता है वहाँ पे ज़्यादा सैलिनिटी होगा, है ना। जहाँ पे कम इवोपरेशन होता है वहाँ पे कम सैलिनिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि इवोपरेशन होगा तो जो लास्ट में जो बचेगा वो साल्ट ही बचता है इवोपरेशन में। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस दी सैलिनिटी। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखो अगर ये ओशियन है, ओशियन में टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर मतलब सन का रेडिएशन आ रहा है, तो जब सन का रेडिएशन आएगा तभी तो इवोपरेशन हो पाएगा। तो इवोपरेशन हुआ मतलब साल्ट बना। सपोज करो यहाँ पे टेम्परेचर ही नहीं है, सन का रेडिएशन ही नहीं आ रहा है, तो इवोपरेशन कैसे कर पाओगे? वहाँ तो इवोपरेशन ही नहीं होगा। तो ये जो है चेंजेस टेम्परेचर का हो गया, डेंसिटी का हो गया, ये सैलिनिटी को यहाँ पे अफेक्ट करता है। इस पॉइंट को ध्यान देना है। ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है ये भी बता दिया हूँ। थर्ड ऑप्शन है कि मेजर सोर्स ऑफ द सी सैलिनिटी इज टेरिटोरियल डिस्चार्ज बाय रिवर बोले हैं। ये ऑप्शन गलत है। देखो जब टेरिटोरियल रिवर डिस्चार्ज होता है तो कौन से वाटर होते हैं? मोस्टली जो है फ्रेश वाटर होते हैं। जब फ्रेश वाटर हैं ओशियन में आके मिलने वाले हैं तो फ्रेश वाटर जो ओशियन का वाटर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर है तो कैसे यहाँ पे ओशियन बन जाएंगे? ओशियन का मतलब जो सैलिनिटी है वो कैसे आएगा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन तो गलत है। तो जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेजर सोर्स हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इवोपरेशन, क्योंकि जब तक इवोपरेशन नहीं होगा तब तक जो है साल्ट अपने को मिलेगा नहीं। ठीक है, सैलिनिटी समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वही चीज़ जो अभी एक्सप्लेन किया हूँ वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 32 कि ये जो है टाइम जोन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पर्थ लोकेटेड ऑन 118 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी celebrating New Year on first day of January 2017 at 6 AM में, है ना। At that time what would be time at Los Angeles located on 110 west longitude। इसमें बेसिकली जो है टाइम जोन से क्वेश्चन है, और जब भी टाइम जोन से क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ माइंड में रखना कि देखो ये स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो पूरा वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री टाइम है ना वर्ल्ड का। तो जब हम लोग वर्ल्ड से ईस्ट की साइड जाते हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे हम लोग जब ईस्ट के साइड जाते हैं तो यहाँ पे +1 होता है। +1 होने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ध्यान देना। जब भी हम लोग वेस्ट की साइड जाते हैं, है ना, वेस्ट की साइड जाते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो जो लॉस एंजल है, लॉस एंजल कहाँ पे है? वेस्ट साइड में है, वेस्टर्न में है। ठीक है, तो यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बार रीड करो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो, तो क्योंकि बेसिक्स यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। चलो बताओ तो आंसर इसका। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, पर्थ लोकेटेड है 118 डिग्री ईस्ट में। तो ये क्या हो गया, 118 डिग्री ईस्ट में यहाँ पे पर्थ लोकेटेड है।
जो कि ये अपना न्यू ईयर मना रहे हैं। न्यू ईयर कब मना रहे हैं? 2017 में, वो भी 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 2017 को ये न्यू ईयर मना रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आएगा एक 0 डिग्री, 0 आएगा क्योंकि ईस्ट में है ना, 118 डिग्री ईस्ट में है। अब यहाँ पे 0 टाइम आ गया। 0 टाइम के बाद क्या बोले हैं? अब लॉस एंजल है, तो लॉस एंजल कहाँ पे होता है? वेस्टर्न है ना, यूएसए वेस्ट में पड़ता है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 110। अब हमें यही निकालना है यहाँ पे कि कौन सा दिन होगा और कितना टाइम होगा। तो यहाँ पे 118 बताया हो ईस्ट में, और लॉस एंजल कहाँ पे लोकेटेड है? 110 में, तो 110 हो गया। तो अब देखो 118 और 110 कितना हो गया, है ना, 118 और 110 यहाँ पे हो गया 228। तो टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 128 डिग्री का डिस्टेंस है ना, 228 डिग्री का यहाँ पे डिस्टेंस है। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे पता है, क्या पता है? कि जब भी हम लोग एक जो डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे जाते हैं कितना समय लगता है? हमें लगता है 4 मिनट। 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री बढ़ता है या फिर 1 डिग्री आगे जाते हैं हम लोग, तो हमें 4 मिनट का टाइम लगता है। अगर वही 1 आवर का अगर बात करोगे, है ना, 1 आवर में कितना डिग्री हम लोग घूम लेते हैं? तो 15 डिग्री जो है यहाँ पे रोटेट हो जाते हैं। तो यह जो है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमें क्या निकालना है? सिंपली बात है, 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो 228 हो गया। तो 228 को 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें आंसर मिल जाएगा 912 मिनट। तो 912 मिनट में हम जो है एक्चुअली 228 डिग्री घूमेंगे। ठीक है, तो 218 मिनट को आवर में जब चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 15 आवर 12 मिनट, इतना आएगा। 15 आवर 12 मिनट हमें आंसर मिलेगा एक्चुअली। अब देखो हमें कहाँ जाना है? वेस्ट साइड जाना है। तो वेस्ट साइड जाओगे मतलब निगेटिव होगा। तो सीधी सी बात है कि 15 घंटा 12 मिनट को यहाँ पे माइनस करोगे और वही अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2017 है, तो इससे हम लोग सबसे पहले 12 घंटा माइनस करते हैं तो 31 दिसंबर आएगा, है ना, 31 दिसंबर आ जाएगा। तो जो है ए ऑप्शन और जो डी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 31 आएगा ना, यहाँ पे तो 1 जनवरी लिखा हुआ है, तो 1 जनवरी नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक तो समझ आ गया। अभी हम लोगों ने 15 घंटा 12 मिनट में केवल अभी 12 घंटा ही माइनस किए हैं, है ना। तो 12 घंटा माइनस किए हैं तो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए? 31 दिसंबर में। अब यहाँ पे बचा है कितना? 12 घंटा हम लोगों ने माइनस कर दिए, तो 3 घंटा 12 मिनट जो है यहाँ पे और माइनस करोगे, तो 3 घंटा माइनस करोगे, 3 घंटा और कितना जो है 12 मिनट यहाँ पे माइनस करोगे, तो हमें जो है 248 यहाँ पे देखने को मिलेगा। 248 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 31 दिसंबर 2016। और हमें 3 घंटा और माइनस करेंगे तो 248 PM यहाँ पे होगा। क्लियर है, समझ आ गया है? तो इसके हिसाब से जो है बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये सरकम जो पैसिफिक बेल्ट है इसे हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, इसको याद रखना है। चलो बताओ तो रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड यहाँ पे जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो एक्चुअली जो रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर इसका सबसे पहले लोकेशन देखोगे तो हमें जो है पैसिफिक ओशन होता है, पैसिफिक ओशन वहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है प्लेट के यहाँ पे सबडक्शन देखने को मिलता है। तो मोस्टली जब सबडक्शन होता है तो वहाँ से वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक आना, ये सब चीज़ यहाँ पे कॉमन देखने को मिलता है। तो ये ओशियन में एक जगह है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग जो है रिंग ऑफ फायर बोलते हैं या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट इसे हम लोग कंसिडर करते हैं, जो कि वर्ल्ड का मोस्टली यहाँ पे अर्थक्वेक हो गया, है ना, एक्टिव वोल्केनो हो गया, सुनामी हो गया, ये सब चीज़ जो है देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे प्लेटेस का पूरा कन्वर्जेंस, सबडक्शन, ये सब चीज़ होता है। क्लियर है? तो इसी के बेस में क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनो रियल्म। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे ये हो गया एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट हो गया, तो जब ये पहला प्लेट जैसे कि सबडक्ट हो जाएगा, तो सबडक्ट होगा तो नीचे में क्या है? पूरा एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पे पूरा हॉट मगमा बन रहे हैं, है ना। तो ये जब जैसे कि नीचे जाएगा तो गर्मी की वजह से क्या हो जाएगा? ये पूरा
विघटन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब सबडक्शन होता है तो इतना टेम्परेचर रहता है अंदर में कि एक वोल्केनो का फॉर्म ले लेते हैं, है ना, लावा का फॉर्म लेते हैं। तो जब ये बाहर इरप्ट होता है तो वोल्केनो के नाम से जाने जाते हैं, जिसे वोल्केनो जो इरप्ट हुआ ऐसे बोलते हैं। तो यहीं पे जो है प्लेट बाउंड्री का यहाँ पे सबडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो कॉमन है। सेकेंड है कि इट इज़ एन एक्टिव सिस्मिक रियल्म। बताओ तो बिल्कुल सही है। सिस्मिक रियल्म का मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जब वोल्केनो आ रहा है तो अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बोले हैं कि इट इज़ अ डाइवर्ज प्लेट बाउंड्री। खुद सोचो कि देखो ये प्लेट है और यहाँ पे ये प्लेट है, अगर ये एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे तो यहाँ पे वोल्केनो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है ना। एक तो एक दूसरे से जा रहे हैं। वोल्केनो कब बनता है? जब एक प्लेट नीचे सबडक्ट होंगे, तो सबडक्ट होंगे तो यही जो है पूरा गर्म होके विघटन होके लावा के फॉर्म में इमर्ज होता है, जिसे हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। लेकिन यही दोनों प्लेट एक दूसरे से अगर, है ना, एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है वोल्केनो जो है देखने को नहीं मिलता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ प्रोन टू सुनामी। बिल्कुल सही ऑप्शन है, सुनामी यहाँ पे आता है। तो इस रेस्पेक्ट से जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। 48 समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे है, रिंग ऑफ फायर के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो पहला ही स्टेटमेंट है कि वेनस एंड यूरेनस रोटेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो जो रोटेशन होता है अर्थ का, जो रोटेशन होता है ये होता है वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन दो ही प्लैनेट यहाँ पे हैं जो कि वेनस और यूरेनस, जो कि अपोजिट डायरेक्शन, जो कि वेस्ट टू वेस्ट, एक सेकेंड, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट यहाँ पे जो है रोटेट करते हैं। ध्यान देना, अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, जिसे हम लोग प्रोग्रेड मोशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो? प्रोग्रेड मोशन भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो बाकी दो ही ऑप्शन है पूरे सोलर सिस्टम में, एक वेनस और यूरेनस, जो कि ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, ठीक है। फिर वेनस इज ए नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, जस्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे समझना कि जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, है ना, और ये मार्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस देखने को मिलता है। बाकी जितना भी आउटर प्लैनेट होगा, आउटर प्लैनेट मतलब जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस हो गया है ना, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, यहाँ पे सरफेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो सरफेस होगा इज गैसियस फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब गैसियस फॉर्म में है तो आउटर प्लैनेट में जितना भी सरफेस होगा, जितना भी प्लैनेट होगा, उसका जो डेंसिटी होगा वो कम देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन जो है डेंसिटी जो है इनर प्लैनेट का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा सरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो टॉपिक है, दो पॉइंट है, इसको समझना है। तो मरकरी हो गया, वेनस, अर्थ हो गया, इसके बारे में एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, जैसे कि वेरी थिन, मोस्टली ऑक्सीजन, सोडियम, है ना, डेंस CO2, ये सब चीज़ जो है इनर प्लैनेट में देखने को मिलता है। क्लियर है। फिर याद रखना जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है मरकरी होता है, फारदेस्ट प्लैनेट जो है नेपच्यून होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट यहाँ पे मरकरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 50 क्वेश्चन है कि इफ अ प्लेस इज अफेक्टेड अ टाइड एट 6 AM मंडे, नॉर्मली एट व्हाट टाइम द सेम प्लेस विल बी अफेक्टेड बाय इब। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि इब क्या होता है। इब का मतलब होता है कि टाइड दो तरीके से होते हैं, एक होता है हाई टाइड और एक होता है लो टाइड। तो हाई टाइड से लो टाइड में जाने में, है ना, हाई टाइड से लो टाइड में आने में जितना एक समय लगता है, उस बीच का जो टाइम है इसको हम लोग इब कंसीडर करते हैं, ठीक है। इब समझ आ गया। अब ये बताना है कि कितना टाइम यहाँ पे लगने वाले हैं। तो देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो, क्योंकि यहीं से पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है लूनार डे का। क्या होता है लूनार डे? लूनार डे का मतलब होता है कि मून जो है कितना टाइम लगाए अर्थ का जो है एक चक्कर लगाने में, है ना। मून जो है कितना टाइम लगाता है अर्थ को ऑर्बिट करने में, तो कितना टाइम लगाता है? 12 आवर्स 50 मिनट का यहाँ पे टाइम लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो है 12 आवर 50 मिनट तो लगता है। हमें पूछा है कि हाई टाइड से लो टाइड में जाने में जो टाइम लगेगा उसे इब बोलते हैं, और इब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो हाई टाइड से लो टाइड आएगा, मतलब 12
घंटा जो है 12 घंटा और 50 मिनट, इसको हाफ करो। देखो यहाँ पे अच्छे समझना, 12 आवर 50 मिनट है, इसको हाफ करो तो कितना हो जाएगा, 6 आवर 25 मिनट हो जाएगा। मैं हाफ क्यों किया हूँ, हाफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो हाई टाइड आएगा, उसके बाद लो टाइड आएगा, लो टाइड फिर हाई टाइड, है ना। तो दो कॉन्सेप्ट हुआ, हाई से लो टाइड, और हाई से लो टाइड के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ईवी तो बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आया है कितना, 6 AM, 6 AM, और हाफ किए तो कितना आ गया यहाँ पे 6:25। तो 6 AM में 6:25 को ऐड कर दो तो रफली जो आ जाएगा सी आंसर हो जाएगा 12:30 PM मंडे। ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि देखो 6 AM हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब 6 AM में ये जो 6 आवर 25 मिनट करोगे तो कितना आ जाएगा 12:25 PM, यही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे 13 दिया है तो रफली हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि 12:13 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया, सिंपल लैंग्वेज में बताया हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अच्छा इतना ही क्वेश्चन रहा है इसमें, है ना, कि फिजिकल ज्योग्राफी में 2016 में इतना ही क्वेश्चन था। तो कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।